तो कल हमने डिस्कस किया था कि जेनेटिक एल्गोरिदम से प्रॉब्लम्स जो हैं वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया जाता है। उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के थ्रू आप यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब तक मीट नहीं होता तब तक आपके अल्ट्रेशन चलते रहते हैं, या तो वो टाइम आउट हो जाता है या फिर आपकी जो बैडनेस है वो जीरो हो जाती है या फिर लोअर लेवल तक आ जाती है, तो आप उसको उस प्रोग्राम को क्विट कर जाते हैं, जेनेटिक एल्गोरिथम क्विट कर जाता है। तो इसमें यानी कि दो चीजों का ख्याल रखा जाता है। एक तो या तो प्रोग्राम का टाइम आउट हो गया, अगर 50 आइट्रेशन मैंने रखे हुए हैं तो 50 आइट्रेशन उसने लगा दिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बैडनेस जो थी वो अगर मैंने रखी हुई है कि जीरो तक आए तो वो क्विट कर जाए, तो उसको अगर अचीव नहीं किया हमारे प्रोग्राम ने, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तब तक चलेगा जब तक टाइम आउट नहीं हो जाता। तो जब टाइम आउट हो जाएगा उस वक्त हम हर आइट्रेशन पे जाके चेक करेंगे कि किस आइट्रेशन पे बैडनेस जो थी वो कम थी, और अगर जिस आइट्रेशन पे बैडनेस कम थी दिस मीन के हमें बेटर सोल्यूशन उससे मिला है। तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो कि हम इससे पहले डिस्कस करते रहे हैं कि किस तरीके से जो दो पॉइंट्स हैं अगर लिए जाएं तो उनको फिर जेनेटिक एल्गोरिथम के जरिए कैसे सॉल्व किया जाता है। तो let us solve this problem in detail. Consider that the given points are as follows: x y 1 5 3 9। ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। जो x पॉइंट्स हैं वो 1 और 3 हैं और y पॉइंट्स 5 और 9 हैं। We start with the following initial population, which are the arrays representing the solution m and c। तो यहाँ पे जो m और c की वैल्यू जो है वो 27 दी हुई है और 13 दी हुई है। पहले हम चेक करेंगे कि 27 पे इसकी बैडनेस क्या आती है, x और y की वैल्यूज अगर ये हों, तो फिर दोबारा हम चेक करेंगे 13 पे कि इसकी बैडनेस 13 पे क्या आ रही है। सो कंप्यूट बैडनेस फॉर 27। तो जो इसका फार्मूला है वो हम कल देख चुके हैं, ये वाला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एक्चुअल में ये y जो है ये y कॉम्प्लीमेंट है, जो कि हम बाद में y की जो वैल्यू है वो जो गिवन वैल्यूज हैं x और y की उनसे हम ले रहे हैं। एम सी और x की वैल्यूज जो गिवन हैं उनसे हम ले रहे हैं, और जो एक्चुअल एक्स वाई की वैल्यूज हैं वो ये आ रही हैं। ये x की वैल्यू है और 5 9 हमारी एक्चुअल y की वैल्यू है। 5 और 9 जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे उसके बाद हमें जो वैल्यूज मिलेंगी वो y कॉम्प्लीमेंट के नाम से हैं। सो y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 9 व्हेन x इज 1। जब x की वैल्यू 1 होगी, ये वाली 1 होगी, तब 2x प्लस सी, 2x 2 ये आ गया और 7 जो है वो c की वैल्यू है। ये m की वैल्यू और ये c की वैल्यू है। इसमें जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा जब x की वैल्यू 1 होगी। तो जब x की वैल्यू हमारे पास 7 होगी तो फिर जो x की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि पहले हम 1 से चेक किया अब 3 से चेक करेंगे, तो c की वैल्यू 7 है और m की वैल्यू 2 है, तो 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 13 आ जाएगा व्हेन x इज 3। तो हम इसकी बैडनेस किस तरह कैलकुलेट करेंगे? बैडनेस कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो y माइनस वाई कंप्लीमेंट होल स्क्वायर, y माइनस y1 कंप्लीमेंट होल स्क्वायर, y2 माइनस y2 कंप्लीमेंट होल स्क्वायर। तो जो एक्चुअल y की वैल्यू है वो क्या आ रही थी?
5 आ रही थी, उसमें से माइनस किया हमने 9 को, जो प्रिडिक्टेड जो हमारी कंप्लीमेंट की वैल्यू है वाई कंप्लीमेंट की वैल्यू, और होल स्क्वायर हमने ले लिया प्लस 9 जो वैल्यू है वो इस y की वैल्यू है, और -13 जो आ रही है वो y कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास जो बेडनेस आई है वो 32 आई है। अब हम क्या करेंगे, इन ही पॉइंट्स को MC की जो वैल्यू है 13 उस पे चेक करेंगे। सो कंप्यूट बेडनेस फॉर 13, y complement is equal to 1x plus 3 is equal to 4 when x is 1। x जब हमारे पास 1 होगा तो यानी कि सेम वही वैल्यूज हम ले रहे हैं, सेम वही पॉइंट्स ले रहे हैं, x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 3 है, और अब जो है हमारी MC की वैल्यू 13 पे हम चेक कर रहे हैं। तो कंप्यूट बेडनेस फॉर 13, y complement is equal to 1x plus 3 is equal to 4 when x is 1, y complement is equal to 1x plus 3 is equal to 6 when x is 3। जब x हमारे पास क्या आ जाएगा, जब x हमारे पास 3 होगा तो फिर क्या आएगी, 6 आएगी। अब हम जो हमारी बेडनेस है उसको कैलकुलेट करेंगे। बेडनेस क्या आ रही है, 5 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस ये वाला 6 होल स्क्वायर। तो पॉइंट्स को हम यहाँ पे ले आते हैं ताकि आपको समझ आए। x और y के जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे हम रख देते हैं। तो बेडनेस हमारे पास 10 आ गई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि MC की वैल्यू y is equal to 1x plus 3 is equal to 6, ये सर थोड़ा सा समझ नहीं आया। कौन सा 1x plus 3 सर is equal to ये 6 वाला when, सर, ये ये सर देखें ना 6 किस तरह बना? 6 इस तरह बना के x की वैल्यू जो है वो क्या बन रही है, यहाँ पे 3 बन रही है ना x की। x की वैल्यू अगर 3 होगी, 1 किसकी वैल्यू है, mx, m क्या आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, और c क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ये m आ रहा है ठीक और है सर, x में वैल्यू पुट किया हमने 1 और 3, x में वैल्यू पुट की है। ये आगे लिखा हुआ है कि अगर x की वैल्यू 1 है तो फिर 4 आएगा, और x की वैल्यू अगर 3 है तो फिर 6 आ रहा है। तो हम बेडनेस अगर कैलकुलेट ठीक हो करेंगे गया इसकी, सर। तो बेडनेस क्या आएगी 10 आ रही है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो एक की बेडनेस MC पे 32 आई है, और दूसरे MC पे इन ही पॉइंट्स की वैल्यूज हमारे पास क्या आई है 10 आई है। तो दिस मीन जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो बनेगी उसके लिए 13 जो है वो फिजिबल है, क्योंकि इसकी बेडनेस कम आ रही है। कि जितना भी 0 से करीब होगी बेडनेस हम कहेंगे वो अच्छी बेडनेस है। इसकी 32 आ रही है और इसकी 10 आ रही है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। लेट्स कीप द वन विद लो बेडनेस। लो बेडनेस किसकी आ रही है, 1 और 3 की आ रही है। यहां पे आप देख सकते हैं जो MC की वैल्यू अगर 13 है तो उसकी लोएस्ट बेडनेस आ रही है। तो इसी को हम कीप करेंगे, आगे तक लेके जाएंगे। तो लेट्स कीप वन विद लो बेडनेस 13, एंड देन रिप्रेजेंटेशन क्या आ रही है 0 0 1 0 1 1। अगर हम इसका बाइनरी नंबर कैलकुलेट करते हैं तो 1 का 0 0 1 आता है और 3 का 0 1 1 आता है। तो इसको हमने बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब अप्लाई म्यूटेशन टू जनरेट न्यू एरेज। म्यूटेशन हम अप्लाई करते हैं। तो म्यूटेशन बेसिकली होती क्या है कि हम किसी भी पिक्सल को फ्लिप करवा देते हैं। तो हमने यहां पे 0 की जगह फ्लिप करवाया है 1 को, और हमारे पास जो नई वैल्यू बनी है वो क्या बनी है, नाउ वी हैव
पहली वैल्यू तो वो एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास 1 3, और दूसरी जो वैल्यू म्यूटेशन के बाद बनी है वो 3 3 बनी है, क्योंकि पहले हमारे पास पड़ी हुई थी, पहले आइट्रेशन में 2 7 पड़ी हुई थी। अब 2 7 को हमने रिमूव करवा लिया क्योंकि इसकी बैडनेस ज्यादा थी। अब इसी के अंदर हमने म्यूटेट करके इसको एक इलादा से एमसी बना दिया, और ये जो पहले वाला एमसी था ये तो ऑलरेडी अच्छा था क्योंकि इसको हम नेक्स्ट जनरेशन में लेके जा रहे हैं, इसको भी हमने रख लिया और इसके साथ म्यूटेशन करके दूसरा पॉइंट हमने इलादा से रख दिया। तो जो नए नाउ वी हैव 1333 एज द न्यू पॉपुलेशन, ये नई पॉपुलेशन हमारे पास बन गई है, कंसिडरिंग दैट वी कीप द 2 बेस्ट इंडिविजुअल्स। हमने क्या करना है, 2 बेस्ट इंडिविजुअल्स को रखना है। अब नेक्स्ट उसी तरीके से फिर हम यही स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। सर अगर तो हम बिट जो 1 वाली है, अगर उस 3 वाली बिट को रिप्लेस करते 1 के साथ, तो फिर तो हमारा डाटा सेट और छोटा ना हो जाता? क्योंकि म्यूटेशन के अंदर तो हम दोनों में से किसी भी बिट को रिप्लेस कर सकते हैं किसी ना, भी तो बिट हमने को 1 को रिप्लेस 3 के साथ क्यों किया है? 1 को 3 के साथ हमने एक एग्जांपल के तौर पे कर दिया है कि इसका नेक्स्ट आइट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक हो गया सर। जी, वो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसका कोई ठीक हो गया रिस्ट्रिक्शन सर। नहीं है। अब जो सेकंड आइट्रेशन है उसमें एक्स वाई की जो वैल्यू आ रही है वो 1 5 आ रही है, और 3 9 जो है वो सेम इट इज, जो वैल्यू जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं उन पे हमने लो बेडनेस फाइंड आउट करनी है। अब सेकंड आइट्रेशन में 1 3 और 3 3 आ गया है। ये एमसी की वैल्यूज हैं, एम की वैल्यू 1 है, एम की सी की वैल्यू 3 है, यहाँ पे एम की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 3 है। अब वाई कंप्लीमेंट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 4 आ रहा है। यहाँ पे एम की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 3 है और एक्स की वैल्यू हमने 1 दी है, ये वाली। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 4 आ रहा है वाई कंप्लीमेंट का, और वाई कंप्लीमेंट का रिजल्ट अगर 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, x अगर हमारे पास 3 है ये वाला, इसको जब हम लेते हैं तो 6 आ रहा है, 4 6 आ रहा है, एज वी कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस आइट्रेशन। 1 3 को हमने वहां पे भी कैलकुलेट किया था, बैडनेस उसकी 10 ही आई थी उस वक्त भी। तो यही बैडनेस हम आगे लेके चलेंगे। तो 5 माइनस 4 होल स्क्वायर, 5 क्या चीज है आपका y है, माइनस 4 क्या चीज है आपका y कॉम्प्लीमेंट है, और इसका होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 क्या चीज आ रही है आपका, ये एक्चुअल y है, और माइनस 6 क्या आ रहा है आपका प्रीडिक्टेड यानी कि y कॉम्प्लीमेंट जो आ रहा है, और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 10 आ रहा है। अब हम y कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हमने किया इसका, अब हम करने जा रहे हैं 3 3 का। तो 3 3 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। 3x प्लस 3, x की वैल्यू अगर 1 होगी तो m की वैल्यू 3 होगी और c की वैल्यू 3 होगी, इज इक्वल टू 6 आएगा। अब y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 3। x ये वाला जब हम 3 करेंगे तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 12 आ रही है। तो अब क्या होगा कि 5 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12 होल स्क्वायर, y माइनस y कॉम्प्लीमेंट होल स्क्वायर, और ये y2 माइनस y2 कॉम्प्लीमेंट होल स्क्वायर। तो ये आ रही है 1 प्लस 9 इज इक्वल टू, ये भी 10 आ रही है। दोनों जो बैडनेस कैलकुलेट्स हुई हैं वो दोनों की ही 10 हुई हैं। तो अब नेक्स्ट
जाके देखते हैं कि लेट्स कीप द 3 रिप्रेजेंटेशन 0 1 1 0 1 1, अप्लाई म्यूटेशन टू जनरेट न्यू एरे। क्योंकि हमने 3 यहाँ पे क्यों कीप किया है, क्योंकि पिछली जो हमें मिली थी आइट्रेशन, पिछली आइट्रेशन में 1 3 का जो रिजल्ट मिला था वो 10 ही मिला था बैडनेस, और नेक्स्ट आइट्रेशन में भी हमें 10 ही मिला है। इसका मतलब है उसमें हम कुछ अगर म्यूटेशन भी करते हैं, कुछ चेंज भी करते हैं, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम म्यूटेशन क्यों ना, जो नई पॉपुलेशन हमारे पास जनरेट हुई थी, जो नया एमसी जनरेट हुआ था 3 उसमें हम म्यूटेशन कर देते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन इसकी अगर हम देखें बाइनरी में 0 1 1 एंड 0 1 1 आ रही है। तो अब अप्लाई म्यूटेशन टू जनरेट न्यू एरे 0 1 0 0 1 1। हमने म्यूटेशन क्या जी सर, ये जो दोनों वैल्यूज हैं, मतलब 3 3 है, इन दोनों में एक टाइम पे चेंजेस कर सकते हैं म्यूटेशन में? दोनों में कर सकते हैं, किसी भी एक टाइम पे? जी जी। लाइक जैसे अब आपने पहले में किया है और दूसरे में नहीं किया, तो दूसरे में भी इसके साथ ही कर सकते हैं? पहले में क्या किया है? जैसे अभी पहले में आपने चेंज किया ना, वहां पे 0 1 1 था और आपने नीचे 0 1 0 कर दिया है। 0 1 1 किया है। हाँ जी, नीचे आपने 0 1 0 कर दिया है, थर्ड 0 लाइन में, 1 थर्ड 0 लाइन। जी 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 0 1 0 इसी इसमें तरह से म्यूटेशन की है। जी जी ठीक है। आप और जो इसमें भी साथ कर वाली सकते वैल्यू हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप इसमें भी कर मैं, सकते मैं, हैं, फ्लिपिंग कहीं पे भी आप कर सकते हैं। सर मेरे कहने का मतलब है कि एक टाइम पे दोनों के अंदर कर सकते हैं? देखें, ये चीज हमने शुरू में एल्गोरिथम जब हमने पढ़ा था, मैंने एक चीज कही थी कि आप ज्यादा म्यूटेशन भी ना करें, क्योंकि ज्यादा म्यूटेशन करने से भी रिजल्ट्स आपके बैड आ सकते हैं, खराब आ सकते हैं। सही सर, तो ठीक है। म्यूटेशन भी किसी हिसाब से करनी पड़ती है। ठीक सर, थैंक यू। तो अगर दोनों में करना चाहते हैं फ्लिपिंग, आप कर सकते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये 0 1 1 और जो हमारी नई पॉपुलेशन बनी है वो क्या बनी है? 0 1 0 0 1 1। तो 3 और 3 को तो हमने जो पिछली चली आ रही है उसको तो हमने एज इट इज रख देना है, और जो नई पॉपुलेशन बनी है, एमसी की वैल्यूज जो बनी है, वो म्यूटेशन के बाद, इसी की म्यूटेशन जब की है, इसको 2 बना दिया और इसको वो 3 एज इट इज रहने दिया एज ए न्यू पॉपुलेशन। तो जब थर्ड आइट्रेशन में हम आएंगे, तो थर्ड आइट्रेशन में क्या हो रहा है? एक्स वाई 1 5 3 9 3 3 2 3 पॉइंट्स वही हैं एक्स वाई के। अब आइट्रेशन हमारा तीसरा चल रहा है। अब y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 व्हेन x इज 1। जब हमारे पास x की वैल्यू 1 होगी तो 6 आएगा, और y की वैल्यू x की वैल्यू जब हमारे पास 3 होगी, इन्हीं पॉइंट्स पे, ये जो हमारे x y के जो पॉइंट्स हैं इनसे हम वैल्यूज ले रहे हैं, तो फिर क्या आएगी? व्हेन x इज 3, so the y complement is 12, and 5 minus 6 whole square plus 9 minus 12 whole square is equal to 1 plus 9 is equal to 10 आ जाएगा। तो इसकी जो बैडनेस कैलकुलेट हुई है वो क्या हुई है? 10 कैलकुलेट हुई है। अब जो हमारे पास जो दूसरी पॉपुलेशन है, ये वाली 2 3, क्योंकि इसमें हमने म्यूटेशन की थी, तो अब हम इसको भी, इसकी भी बैडनेस कैलकुलेट करते हैं कि y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 व्हेन x इज 1। जब x हमारे पास 1 होगा तो जो वैल्यू आएगी y कॉम्प्लीमेंट की वो 5 आएगी, और y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 व्हेन x इज 3। जब x हमारे पास 3 होगा तो फिर वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी। तो हम देख रहे हैं कि 5 माइनस 5 क्या चीज है? जो ये वाली वैल्यू है y की वैल्यू, और दूसरे y की वैल्यू हमारे पास 9 है, ये आपने याद रखनी है। तो 5 माइनस ये वाला 5 y कॉम्प्लीमेंट होल स्क्वायर प्लस ये 9 बना था, 9 माइनस और जो एक्चुअल y था 9 माइनस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ये 02 लिखा हुआ है लेकिन 02 नहीं, 0 है, क्योंकि 5 माइनस 5 0 हो जाएगा और 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमें जो बैडनेस देगा वो क्या देगा, 0 देगा। सो द सोल्यूशन फाउंड एट 2 3 y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। जब हमारे पास y की जो m और c की वैल्यू, जब हम म्यूटेशन करते करते तीसरे स्टेप तक पहुंचे हैं, तो जब हमने म्यूटेट किया है 2 3 उसको वैल्यू बनाई है, तो फिर हमें जो बैडनेस थी वो 0 दे दी थी, और यहाँ पे जेनेटिक एल्गोरिथम क्या कर जाएगा, क्विट कर जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने एल्गोरिथम उस दिन देखा था वो क्या था कि कीप द बेस्ट एरे फॉर ईच ऑफ द एरे, कंप्यूट इट्स बैडनेस यूजिंग ऑल डेटा पॉइंट्स, जो डेटा पॉइंट्स हमारे x और y के हैं। कीप द बेस्ट एरे विद लो बैडनेस, from the array you keep, generate new array as follows, convert the numbers in the array to binary, toggle one of the bits at random, एक बिट को आपने randomly चेंज किया, and quit if the badness of any of the solution is 0। एक क्राइटेरिया क्विट करने का क्या है कि जब अगर बैडनेस 0 हो जाती है, एनी ऑफ द सोल्यूशन इज 0, तो आप क्विट कर जाएंगे आफ्टर ऑल 50 ट्रायल्स, क्योंकि हमने यहाँ पे एल्गोरिथम में ये लिखा था कि 50 टाइम्स हमने अपने एल्गोरिथम को चलाना है। आफ्टर ऑल 50 ट्रायल्स पिक द बेस्ट एरे एज योर फाइनल आंसर। लेकिन यहाँ पे हमें तीसरे ही आइट्रेशन पे हमें सोल्यूशन मिल गया है, तो इसका मतलब है कि हमें सोल्यूशन जो था वो तीसरे आइट्रेशन पे मिल गया है, ना कि हमें 50 आइट्रेशन तक जाना है। अगर यही जो हम कैलकुलेट कर रहे थे ये 50 आइट्रेशन तक चला जाता और बैडनेस इसकी अच्छी ना आती, तो फिर क्या होता, फिर यही होता कि हम जब 50 आइट्रेशन के बाद कंप्लीट हो जाता ये सारा एल्गोरिथम, ये सारे आइट्रेशन जब कंप्लीट हो जाते, तो फिर हमने क्या करना था, हमने बेस्ट जो सोल्यूशन हमारे पास कहीं भी किसी भी आइट्रेशन पे आया था उसको हमने पिक कर देना था, और उसी से हमने अपना सोल्यूशन फाइंड आउट, यानी कि हम सोल्यूशन से बहुत करीब हो जाते, अगर 0 ना भी होता लेकिन करीब जरूर हो जाते। So you see that how by going through the iterations of a genetic algorithm, one can find a solution to the given problem. It is not necessary in the above example that you get a solution that gives 0 badness. In case we go on doing iterations and we run out of the time, we might just present the solution that has the least badness as the uh, most most no, most optimal solution हो सकता है, optimal solution given these numbers of iterations on this data. In the examples so far, each individual or solutions had only one parent. The only way to introduce variation was through mutation, random changes in inheritance or crossover. Each individual or solutions has 2 parents. Assuming that each organism has just one chromosome, new offspring are produced by forming a new chromosome from part of the chromosomes of each parent. अब एक प्रॉब्लम 3 हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जेनेटिक एल्गोरिथम के जरिए कि लेट अस रिपीट द 32-bit word example again, but this time using crossover instead of mutation. हमने क्रॉसओवर के जरिए कैलकुलेट करना है, ना कि म्यूटेशन के जरिए करना है। सपोज योर ऑर्गेनिजम्स आर 32-bit computer words and you want a string in which all the bits are
ones. Here is how you can do it. Create 100 randomly generated computer words. Repeatedly do the following. Count the 1 bit in each word. Exit if any of the words have all 32 bits set to 1. Keep the 10 words that have the most ones. Discard the rest. हमने 10 वर्ड्स यानी कि उसमें से सिलेक्ट कर देने हैं, बाकी को डिस्कार्ड कर देना है. जिसमें मोस्ट वंस आ रहे हो उनको हमने सिलेक्ट कर देना है. For each word, generate 9 new words as follows. Choose one of the other words. Take the first half of this word and combine it with the second half of the other word. Notice that we are generating new individuals from the best ones by using crossover. The simplest way to perform this crossover is to combine the head of one individual to the tail of the other as shown in the diagram below. यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रॉसओवर किया है कि A और B दो हमारे पास यानी कि क्रोमोसोम्स पड़े हुए थे. उनमें से हमने C एक नया जनरेट किया है 0110. अगर देखें ये जो C जनरेट हुआ है 10001, एक का हमने हेड ले लिया और दूसरे का हमने टेल ले लिया है 1011 0100 एंड 10100101. तो यानी कि हमें यहाँ से क्रॉसओवर से हमें मे बी बेस्ट सोल्यूशन मिल रहा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस जो पेरेंट्स हैं इसके, जो नया ऑफस्प्रिंग हमने जनरेट किया है. इससे मे बी हमें बेटर सोल्यूशन मिल रहा है. मे बी इसमें ज्यादा वंस मौजूद होंगे एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन. In the 32-bit word problem, the two-parent no mutation approach, if it succeeds, is likely to succeed much faster because up to half of the bits change each time. Not just one bit, however, with no mutation, it may not succeed at all. By pure bad luck, maybe none of the first randomly generated words have, say, bit 17 set to 1, then there is no way to 1 could ever occur in this position. Another problem is lack of genetic diversity. Maybe some of the first generation did have bit 17 set to 1, but none of them were selected for the second generation. The best technique is general turnout to be a combination of both, crossover with mutation. यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मे भी क्रॉसओवर से आपको इतना ज्यादा मे भी फायदा ना भी हो, तो अगर हम इन दोनों टेक्निक्स को, म्यूटेशन को और क्रॉसओवर को हम मिला के अगर कोई टेक्निक यानी कि एक नया ऑफस्प्रिंग जनरेट करते हैं, तो वो बेहतर जो है वो सोल्यूशन दे सकता है एज कंपेयर टू सिंपली हम क्रॉसओवर करें या सिंपली म्यूटेशन करें. तो हमने कुछ चंद एक प्रॉब्लम्स जो थे वो जेनेटिक एल्गोरिथम से सॉल्व किए हैं. अगर आप जो डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं उनको कंप्यूटर के जरिए सॉल्व करेंगे तो उनमें भी इसी तरीके से थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है सर जेनेटिक एल्गोरिथम. जी जी सर देखें ना, अब वैसे हम क्या कहते हैं कि जितना हमारे पास डाटा कम होगा या रिजल्ट हमारा कम होगा, उतनी एक्यूरेसी के चांसेस उसके कम हो जाएंगे. जी. तो सर यहाँ पे तो मतलब हम खुद से ही मतलब एल्गोरिथम ही ऐसा यूज कर रहे हैं जिसमें हम डाटा को मतलब मिनिमाइज करके यूज कर रहे हैं. ये आपको एक एग्जांपल दी गई है. ये आपको एक एग्जांपल दी गई है कि अगर आप एक इस तरह का सोल्यूशन लेंगे जिसमें आपकी बैडनेस जो है वो कम से कम आएगी, यानी कि हमने खुद से, जाहिर बात है, ये एग्जांपल बनाई है ताकि बैडनेस जो है वो थर्ड आइटरेशन पे हमें
0 मिल जाए। तो ये मकसद जो है वो समझाने का है कि आपको समझ आ जाए कि जो बेस्ट जो सॉल्यूशंस होते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम के जरिए वो किस तरीके से लिए जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हंड्रेड्स ऑफ पॉपुलेशंस हैं, लेकिन वो 100 इटरेशंस के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं दे रही। लेकिन ये रिसर्च टॉपिक्स हैं, जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स को, तो उसमें यही होता है कि आपने मुख्तलिफ किस्म की जो चेंजेस होती हैं, क्रॉस ओवर करते हैं या म्यूटेट करते हैं या फिर कुछ और इस तरह के एवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स होते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम के अलावा भी, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि हमारी जो बैडनेस है वो कम आए। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन यही हो रही है कि क्यों हम ऐसी ही पॉपुलेशन हमने 2 की ले ली है और खुद ही ये कह रहे हैं कि भाई 3 आइटरेशन के बाद हमारा जो एल्गोरिदम है वो कामयाब हो गया। ये जरूर है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, ना कि हम कोई डेली लाइफ की कोई प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया है। तो वो जब करेंगे तो इन्हीं चीजों को ज़हन में रख के आपने सोल्यूशन लेना। जी, ठीक हो गया सर। इस तरह की आप काफी सारी आपकी बुक में भी एग्जांपल्स मौजूद होंगी, या फिर ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं काफी सारी एग्जांपल्स, और उसको नहीं सर, जेनेटिक एल्गोरिदम शायद नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुक में, क्योंकि सर पहले 6 चैप्टरों में